हेलो फ्रेंड्स, B2H क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की थी। हिस्ट्री में हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने जो पहला लेसन स्टार्ट किया था वो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ ली है। हम जो है ये जो सीनेरियो लेके चल रहे हैं वो लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ जो पिछला लेक्चर था जिसमें नगर नियोजन वगैरह, उनकी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां मैंने बताई थी, वो लेक्चर मेंस एग्जाम में, चाहे वो आरएस का मेंस हो, चाहे आईएएस का मेंस हो, या आपके और भी जहाँ एग्जाम जहाँ आपको रिटर्न में वर्क करना, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, कुछ लोगों ने ये सोचा होगा शायद वो सिर्फ मेंस वालों के लिए यूजफुल है। नहीं, आजकल एग्जाम के पैटर्न बदलते जा रहे हैं। हर क्वेश्चन के 3-3, 4-4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। उन सभी एग्जामों के लिए जो पहले वाला जो वीडियो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद में या इससे पहले आप जाके बाकी की सीरीज भी देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के दो पोर्शन, पहला लिपि और दूसरा मोहरे या मूर्तियां। मोहरे या मूर्तियां। पहला हम पढ़ेंगे लिपि, पहला हम पढ़ेंगे लिपि, फिर पढ़ेंगे मोहरे या मूर्तियां। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि क्या उन लोगों को किसी भी लिपि का नॉलेज था, क्या किसी भी लिपि का ज्ञान था? तो हम कहेंगे यस, वो लोग अपनी, उनकी भी जो भाषा थी वो लिपिबद्ध थी, उनको लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान होता है तो कौन सी लिपि है उनकी? उनकी लिपि कौन सी है? तो उनकी लिपि है भाव चित्रात्मक। उनकी लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ। बहुत सारे एग्जाम में सीधा दे दिया जाता है कि उनकी लिपि कौन सी है, ABCD। भाव चित्रात्मक नाम ही नहीं दिया जाता, सीधा दे दिया जाता है पिक्टोग्राफ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों याद रहना जरूरी है। तो उनकी लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ। इस शैली को एक और नाम देते हैं, कौन सा? गोमूत्राक्ष। गोमूत्राक्ष लिपि। गोमूत्राक्ष लिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुस्ट्रोफेडस। बुस्ट्रो गोमूत्राक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुस्ट्रोफेडस। तो इसकी लिपि कौन सी होगी? भाव चित्रात्मक या गोमूत्राक्ष। अब देखो, गोमूत्राक्ष का मतलब क्या होता है? चलती हुई गाय जो है या कोई भी जानवर चौपाया जो है, वो चलते हुए जब मूत्र करता है तो उसकी जो मूत्र की जो आकृति बनती है चलते चलते, वो ऐसी बनती है। सेम ये की ये शैली कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये लोग इधर से स्टार्ट करते थे, वापस यहाँ आके वापस इधर से शुरू करते और ऐसे लिखते जाते हैं अंत तक। तो ये कौन सी शैली होगी? गोमूत्राक्ष शैली। अर्थात ये लोग किधर से स्टार्ट करते थे? दाएं से स्टार्ट करते थे और चलते किस ओर थे? बाएं ओर चलते थे। किधर से किधर? दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, राइट टू लेफ्ट। ये लोग किधर से लिखते थे? राइट टू लेफ्ट। फिर बात करते हैं कि क्या इनकी शैली को, इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा गया है? क्या इनकी लिपि को पढ़ा गया है? तो हम लिखेंगे नो, नॉट रीडेबल। अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, गोचित्रात्मक, गोमूत्राक्ष या भाव चित्रात्मक, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसको पढ़ा नहीं गया। फिर बात करते हैं पढ़ा नहीं गया तो इसमें कितने डिजिट है, कितने अक्षर यूज लिए गए? तो हम कहेंगे कि 375 से 400, 375 से 400, 375 से 400 अक्षर इसके अंदर यूज लिए गए हैं। 375 से 400 अक्षर। अक्षर कैसे? भाव और चित्र। भाव चित्रात्मक हमने लिखी, मतलब लिखा भी गया, चित्र भी बनाया गया। तो भाव चित्र दोनों प्रतीक के रूप में 375 से 400 वर्ड इसमें यूज लिए गए हैं। फिर बात करते हैं इसके मूल चित्र कितने, जो सबसे ज्यादा यूज किए गए। मूल चित्र मतलब जो सबसे ज्यादा यूज किए गए, तो वो है 64। 64 इसके क्या है? मूल चित्र है। और सबसे ज्यादा यूज जो लिया गया है वो लिया गया है यू वर्ड। ऐसी एक डिजाइन है, ये यू नहीं है, ये कोई डिजाइन है, इसका यूज लिया गया सबसे ज्यादा है। इस डिजाइन का यूज सबसे ज्यादा लिया गया है। हमने पढ़ लिया
लिपि के बारे में बस इतना ही है। इसकी लिपि जो है, हाँ इसकी लिपि थी, लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसको गोमूत्राक्ष लिपि भी बोलते हैं। पिक्टोग्राफ या बुस्ट्रोफेडस, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। 375 से 400 भाव और चित्र हैं, जिनमें 64 मूल चित्र हैं। सबसे ज़्यादा यूज जो किया गया है वो यू को किया गया है, और इनके लिखने की शैली जो थी वो दाएं से बाएं ओर थी, दाएं से बाएं ओर हुई। अब आगे बात करते हैं मोहरे और मूर्तियों के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे और मूर्तियां। तो बात करते हैं, हमें पहली बात ये ध्यान होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिले। 2 सवाल है, थोड़े डाउटफुल है। सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिलती है, तो हम लिखेंगे सबसे ज्यादा मोहरे जो है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। फिर बात करते हैं, ये तो सबसे ज्यादा मोहरे, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे। तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे जो है वो मिलती है हड़प्पा से। कहां से मिलती है, हड़प्पा से। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा में विदेशी आया था, वो विदेशी ऐसे याद रख लेना कि विदेशी हमेशा मोहरों पे कुछ ना कुछ लिखता रहता था, इसलिए सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहां मिलती है, हड़प्पा में। आकृति, अब बात करते हैं मोहरों की आकृति। ज्यादातर मोहरे जो थी वो चौकोर थी। चौकोर मतलब वो आयताकार या वर्गाकार, या वो आयताकार, या कोई सी भी 4 कोनों की आकृति के रूप में वो होती थी। बहुत सी जगह वर्ताकार भी यूज लगी, बहुत सी जगह वर्ताकार भी, लेकिन मोस्टली कौन सी मोहरों की आकृति होती थी, चौकोर होती थी। कैसे होती थी, चौकोर होती थी। फिर बात करते हैं यहाँ की मूर्तियों के बारे में, यहाँ की मूर्तियों के बारे में। तो मूर्तियों के बारे में हम कहेंगे कि यहाँ पे जो मूर्तियां यूज ली जाती थी वो धातु की होती थी, पत्थर की होती थी, मिट्टी या टेराकोटा की होती थी। धातु की मेनली अगर बात करें कि मेनली किसकी होती थी, सबसे ज्यादा किसकी होती, तो हम लिखेंगे कि टेराकोटा की होती थी। किसकी होती थी, टेराकोटा की। मेनली किसकी होती थी, टेराकोटा की। लेकिन हड़प्पा की जो मोहरें थी वो ज्यादातर किसकी थी, सेल खड़ी की। वो किसकी थी, सेल खड़ी की। इसके अलावा बाकी की जो यूज की जाती है वो मिट्टी की भी हो सकती थी और धातु की भी हो सकती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किसकी होती थी, मिट्टी, धातु, टेराकोटा और सेल कड़ी की मोहरें होती थी, मूर्तियां होती थी। अब बात करते हैं कि कुछ मूर्तियों के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मूर्तियों के एग्जाम्पल से पहले हमें ये एक बात याद रहनी चाहिए कि ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो हमें मिली है मात्र देवियों की और योगियों की। ज्यादातर मूर्तियां किनकी हैं, मात्र देवी की या योगी की। अब बात करते हैं कि कहां कहां हमें कौन कौन सी मोहरें मिली है। हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। हमें मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली थी। उसके साथ साथ हमें पता है कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली थी। मोहनजोदड़ो से हमें पता है कि पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली थी। पुरोहित राजा के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ढोल बजाते हुए युवक की भी मिली थी। ढोल बजाते हुए युवक के साथ साथ हमने देखा था कि वो एक शिव का जो उपासक था, अर्थात वो किसके सामने, जो राजा था वो किसका उपासक था, शिव का। तो आद्य शिव की मूर्ति। पिछली क्लासेज में आप देख लेना वापस एक बार फिर से, मैंने सारी जो जितनी भी मोहरें हैं उनके बारे में बताया है। तो मोहनजोदड़ो की जो मोहरें हैं, सॉरी मूर्तियां हैं, वो कांस्य की नर्तकी है। कांस्य की नर्तकी के साथ ढोल बजाते हुए युवक की है। ढोल बजाते हुए युवक की पुरोहित राजा की और आद्य शिव की है। ये अधिकांश जो मोहरें थी वो आपकी हो गई। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में जो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, सेल खड़ी की। ये हो गया आपके मोहनजोदड़ो सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों के बारे में, मोहरों के बारे में, लिपि के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे जो बहुत सारी जगह से मिलते हैं, बहुत सारी जगह से मिलते हैं। क्या क्या है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कंकाल है वो भूमध्य सागरीय कंकाल मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? भूमध्य सागरीय कंकाल हमें मिलते हैं। फिर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूत के प्रमाण कहां कहां मिले थे। किसके प्रमाण? सूत के साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता में सूत के साक्ष्य कहां कहां मिले थे? तो सूत के साक्ष्य हम लिखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और सूतकांगेडोर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, और एक हमने पहले भी देख लिया था, वो कौन सा था? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो मैंने आपको बताया था, जहां जो है एक कोई बर्तन था, उस बर्तन के ऊपर जो है वो सूती कपड़े के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर और चहुंदड़ो, इन चार जगह से किसके साक्ष्य मिलते हैं? सूत के साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम कहेंगे कि कुछ स्थल ऐसे थे जो प्राक हड़प्पा कालीन थे। कैसे थे? प्राक हड़प्पा कालीन। क्या होता है प्राक हड़प्पा कालीन? प्राक हड़प्पा कालीन का मतलब ये होता है जो हड़प्पा से पहले के हैं। हड़प्पा से पहले के। हमने पहले भी एक दो जगह देखा था कि ये जो है वो उत्तर हड़प्पा कालीन है। जैसे रंगपुर में हमने देखा था कि रंगपुर कैसा है? उत्तर हड़प्पा कालीन एक बस्ती थी। रंगपुर के साथ साथ अब आज हम देखेंगे कि प्राक हड़प्पा कालीन कौन सा है। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से? तो प्राक हड़प्पा कालीन में याद रखना कोटदीजी, अमरी, नाल, कोटदीजी, अमरी, नाल और कोटदीजी, अमरी, नाल और राणा गुंडे। कोटदीजी, अमरी, नाल और राणा गुंडे। राणा गुंडे, ये चार जगह तो है वो क्या है? प्राक हड़प्पा कालीन है। वो कौन सी है? प्राक हड़प्पा कालीन है। तो हो गए सूत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, चहुंदड़ो, प्राक हड़प्पा कालीन, कोटदीजी, अमरी, नाल और राणा गुंडे। ये चार क्या है? प्राक हड़प्पा कालीन। फिर हम बात करेंगे कि यज्ञ कुंड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। किसके साक्ष्य? ये हमने पहले लिख लिया था। यज्ञ कुंड के साक्ष्य कहां कहां से मिले थे? कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली और लोथल। कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली और लोथल। कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली और लोथल, यहां से हमें क्या मिलता है? यज्ञ कुंड के साक्ष्य। फिर बात करते हैं अपने पंजाब में दो जगह, कौन कौन सी? बाड़ा और संगोल। बाड़ा और संगोल। बाड़ा और संगोल कहां है? पंजाब में। यहां क्या है? यहां नष्ट होती सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। ये नष्ट होती आईबीसी का प्रमाण हमें देते हैं। एक जगह कोटदीजी, कोटदीजी। कोटदीजी में क्या है? उत्पन्न होती है आईबीसी का प्रमाण या उद्गम होती। यहाँ क्या है? उद्गम होती है आईबीसी का हमें प्रमाण मिलता है। तो हमने देख लिया बाड़ा और संगोल में नष्ट होती का, और यहाँ पे क्या है? उत्पन्न होती है आईबीसी का प्रमाण मिलता है। फिर बात करते हैं कि क्या वहां पे केंद्रीकृत शासन था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समय वहां पे केंद्रीकृत शासन था? तो हम कहेंगे हाँ, केंद्रीकृत शासन था। उसका ज्ञान हमें कैसे मिलता है? कि केंद्रीकृत शासन वहां पे एक समान नाप तोल की इकाइयों होने के कारण। तो ये हो गया यज्ञ कुंड के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा हो, राखीगढ़ी, लोथल हो, वहां मिलता है। और लिपि इसकी कौन सी है? गोमूत्राक्ष या भाव चित्रात्मक जो है वो है। इसके अंदर जो है 375 से 400 वर्ड है, 64 इंपॉर्टेंट है। यू वर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था।
फिर हमने मोहरे और मूर्तियों की बात कर दी थी। मोहरे और मूर्तियां जो है सेल कड़ी की बनी हुई थी। सेल कड़ी के साथ साथ मिट्टी की, टेरिकोटा की और मिट्टी की टेराकोटा की बनी हुई थी। और फिर हमने बात की मूर्तियों की, इसकी मोहरों की। तो मोहरे हमें पता है कि सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो मिलती है और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे जो है वो हड़प्पा में मिलती है। और ये जो मोहरे होती थी ये ज्यादातर चौकोर में होती थी, लेकिन कुछ कुछ मोहरे कैसी है, वर्ताकार भी मिलती है। ये आपकी जो क्लास होगी ये हो गई अभी तक का जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो फैक्ट इसमें हो गए। अब हम आगे बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये टॉपिक नहीं है वो, जहां इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेस है, महत्वपूर्ण जो इसके प्लेस है, उनकी कुछ लोकेशन को लेके एक मैप बना लेते हैं ताकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल जो है वो आसानी से याद रह सके। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल क्या रह सके, हमें आसानी से याद रह सके। नीचे वाला वैसे भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की नजर से अगर देखें तो यहां हम बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि 4 इंपॉर्टेंट जो पीक पॉइंट थे, इसके कॉर्नर वाले पॉइंट थे, वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट थे, मांडा, देमाबाद महाराष्ट्र, यहां पे था आपके आलमगीरपुर यूपी में, और सबसे इधर था सूचकांगेडो। ये हो गया मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर और सूचकांगेडो। फिर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब में कौन कौन से, ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में कौन कौन से। तो पंजाब में है, हमने देखा था अभी 2 मिनट थोड़ी देर पहले देखा था कि बाड़ा और संगोल, बाड़ा और संगोल, बाड़ा, संगोल और एक रोपड़। बाड़ा, संगोल और रोपड़, ये तीनों कहाँ है, पंजाब में। तीनों कहाँ है, पंजाब में। अपने राजस्थान में बात करें तो कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में बाड़ा, संगोल और रोपड़। फिर बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल, राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल और मिथातल। राखीगढ़ी, बनवाली, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको नाम बोल दूं, राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल और मिथातल, ये चारों कहाँ है, हरियाणा में। बाड़ा, संगोल और रोपड़ तीनों पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी में। आलमगीरपुर यूपी में और भी स्थल है यूपी के अंदर, उनमें है एक तो है बड़गांव और एक अम्बखेड़ी। बड़गांव और अम्बखेड़ी, ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ग्रीन पेन से जो लिखे हैं यहाँ पे वो सारे कहाँ हैं, यूपी में। आलमगीरपुर, बड़गांव और अम्बखेड़ी ये यूपी में है। राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल और मिथातल ये हरियाणा में है। और बाड़ा, संगोल और रोपड़ ये आपके पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान। सबसे ज्यादा स्थल जो है फेमस प्लेस जो इंडिया में, वो ज्यादातर आपको मिलेंगे कहां पे, गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से हैं, गुजरात में सबसे ऊपर है मालवण, यहां गुजरात में है मालवण। मालवण के बाद यहां है आपके लोथल। सबसे पहले कौन सा ऊपर, मालवण आ गया, मालवण के बाद अगला आ गया लोथल, लोथल के बाद में अगर इधर इधर आया तो कुंतासी और देसुलपुर। कुंतासी और देसलपुर। कुंतासी के बारे में हमने देखा था कि निगरानी केंद्र के रूप में यूज किया जाता था, कुंतासी और देसलपुर। फिर बात करते हैं धोलावीरा, सूरकोटड़ा, रोजडी और रंगपुर। धोलावीरा,
सूरकोटड़ा, रोजडी और रंगपुर। रोजडी और रंगपुर दोनों आगे लिख लेना इसके। यहाँ आ जाएगा आपके रोजडी और सबसे लास्ट में रंगपुर। ये सारे कहाँ हो गए? गुजरात में। मालवण, लोथल, कुंतासी, धोलावीरा, रोजडी और रंगपुर, ये आपके कहाँ गए? यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं मांडा के बारे में। देखो मांडा के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में महिला उत्खननकर्ता सिर्फ कहाँ की थी? मांडा की थी। कहाँ की थी? मांडा की। और कौन थी? मधुबाला। मांडा की उत्खननकर्ता कौन थी? मधुबाला। ये एकमात्र महिला थी। एकमात्र महिला उत्खननकर्ता कहाँ की थी? मांडा की। और उसका नाम क्या था? मधुबाला। क्या था? मधुबाला। फिर बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के स्थल है जिनमें है चहुदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो और बालाकोट। चहुदड़ो, कोटदीजी, या आपका चहुदड़ो, या आपका कोटदीजी, या आपका मोहनजोदड़ो, या आपका सुतकांगेडो, चहुदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, नागेश्वर और बालाघाट। यहां आ जाएगा आपके इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यहां आ जाएगा नागेश्वर, यहां आ जाएगा नागेश्वर और यहां आ जाएगा आपके बालाकोट। यह आपके हो गया पाकिस्तान में। फिर बात करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में दो स्थल थे, दोनों स्थल हमने पहले पढ़ रखे हैं अफगानिस्तान के। कौन कौन से स्थल थे? सारतुगई और मुंडिका। सोरतुगई और मुंडिका। सारतुगई और मुंडिकाग, ये दो स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगान। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। एक बार फिर से देख लीजिए, कश्मीर में मांडा है, पंजाब के अंदर बाड़ा, संगोल और रोपड़ है, हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल और मिथाथल, यूपी के अंदर आलमगीरपुर, बड़गांव और अम्बखेड़ी, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में मालवण, लोथल, बॉर्डर पे आ गया कुंतासी और देसलपुर, बीच में वापस धोलावीरा, सूरकोटड़ा, रोजडी और रंगपुर, नीचे नीचे महाराष्ट्र में आ गया देमाबाद, इधर पाकिस्तान के अंदर आ गया सुतकांगेडोर, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, नागेश्वर, चहुदड़ो। और अफगानिस्तान में दो स्थल हैं, सोरतुगई और मुंडिका। ये आपके हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा लेक्चर। अगली क्लासेज जो होगी, अगली जो क्लास होगी अपनी, उस क्लासेज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी पूछे गए, चाहे वो IAS एग्जाम हो, RS एग्जाम में हो, पटवार, रीट, कांस्टेबल, जिस भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है अगली सीरीज में देखेंगे। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।